आपके पास भी कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं और वो परमानेंटली ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जनरली क्रोनिक केसेस आते हैं जो सब जगह से ना जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनको रिलीफ नहीं मिलता, वो हमारे पास केसेस आते हैं। उन सब केसेस में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आने की संभावना रहती है बहुत अच्छी। CNNS द्वारा एक स्टडी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि प्रति 10 लाख बच्चों में से तकरीबन 50,000 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिन्हें किडनी की समस्या यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। इसके पीछे का क्या कारण है और अगर किसी व्यक्ति को किडनी की ऐसी कोई समस्या है तो वो कैसे पहचान सकता है, इसके बारे में आज का एक खास प्रोग्राम होने वाला है। आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मेरे साथ अभी मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत सर। वेलकम। थैंक यू। और जैसे स्टडी के बारे में मैंने अभी चर्चा की है कि CNNS द्वारा जो है एक स्टडी की गई है, जैसा आपने देखा भी, तो इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में एक संक्षिप्त आप जानकारी। जी देखिए, क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत से बच्चों में देखा जाता है कि जो जनरली ये यंग बच्चों में देखा जाता है, मतलब जो जिनकी उम्र 5 साल के आसपास है, 5 साल से कम है, उन बच्चों के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। होता है क्या, प्रोटीन जा रहा होता है यूरिन से, उसमें वो डिप्स्टिक टेस्ट करते हैं तो वो प्रोटीन आ जाता है उसके अंदर कि प्रोटीन इज़ गेटिंग लीक्ड आउट फ्रॉम द यूरिन। और साथ में उसमें कई सारे हम अगर यूरिन के टेस्ट कराते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन लीकेज का पता चल जाता है। तो बेसिकली ये प्रोटीन जो बच्चों के अंदर लीक हो रहा होता है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कह सकते हैं एक प्रकार का। और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो शरीर के अंदर रुकना चाहिए था वो बाहर जा रहा है। इस वजह से बच्चे के कई बार बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, फेस पे सूजन, पैरों में सूजन, आंखों के नीचे सूजन, पेट पे सूजन, किसी भी बॉडी पे अंग पे सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग किडनी की इम्पेयर्ड फंक्शन की वजह से ही होती है और उसके साथ साथ प्रोटीन निकलता है। जनरली इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। बहुत सी बार ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक होने की रखता है कैपेसिटी, लेकिन बहुत सी बार ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं भी हो पाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो बढ़ता चला है। जनरली जो इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको ग्रेजुअली टेपर अप किया जाता है। स्टीरॉयड की मात्रा को धीरे 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 बढ़ाया जाता है एंड देन ग्रेजुअली टेपर डाउन किया जाता है ताकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि प्रोटीन का जो लीकेज है वो ना हो और वो बना रहे बच्चे के अंदर। अब होता क्या है, जब तक ये बढ़ता है घटता है, जब तक इसकी डोजेज चली जब तक तो वो कंट्रोल रहता है, उसके बाद वो दोबारा से बढ़ने लग जाता है, दोबारा से इंक्रीज होने लग जाता है, प्रोटीन आने लग जाता है। तो मेन चीज़ यही है, सेल्फ लिमिटिंग काफ़ी सारे बच्चों में एज बढ़ती है तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या नज़र आने लग जाते हैं? जैसे आपने बताया कि बाद में पता चलता है, स्वेलिंग तो एक कारण है ही, एक सिम्टम है, इसके अलावा और क्या सिम्टम है? देखिए, सिम्टम मेनली यही होते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है बच्चे में, फेस अलग से ब्रॉड सा बड़ा सा लगता है, पफीनेस होती है फेस पे, पैरों में, हाथों में, पेट पे, हर जगह पे। तो ये बहुत मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये बहुत एक अनकॉमन सिचुएशन है। बहुत सारे केसेस इस तरीके के आते हैं, से अराउंड मतलब एक आंकड़ा लगाएं तो एक केस अगर 50 पेशेंट देख रहे हैं तो उसमें से 2-3 केसेस इस तरह के आ जाते हैं जहाँ पे बच्चों के नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो होता है बच्चों के अंदर और ये अपने आप काफ़ी बार ठीक भी हो जाता है। तो इसमें घबराने की बहुत सी बार ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बार ये बढ़ता चला जाता है और ठीक नहीं होता। तो लेकिन इसे सेल्फ लिमिटिंग करना ज़रूरी है। बहुत सी बार अपने आप होता है, लेकिन अगर 5-10% रह भी जाता है तो इसमें काफ़ी सारी कारगर मेडिसिन हैं जिसके द्वारा इसको लिमिट किया जा सकता है, सेल्फ लिमिटिंग करने की इसकी कैपेसिटी डेवलप की जा सकती है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों ये होता है किसी भी बच्चे में? देखिए, इडियोपैथिक कहा गया है, इसके पीछे का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। बच्चा नवजात शिशु होता है, उसके कुछ समय के बाद बहुत से बार जो होता है उसके प्रोटीन जा रहा था। इडियोपैथिक का मतलब है जिसका कोई कारण निश्चित ना हो, कारण मतलब इसका कोई ऐसा है नहीं एज सच, लेकिन बहुत सी बार बहुत से बच्चों में देखने को मिल जाती है ये प्रॉब्लम। इसके पीछे का कारण कुछ नहीं है कि आप ये प्रिकॉशन ले लीजिए और इससे बच जाइए। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम उस पर चर्चा ज़रूर कर सकते हैं कि कैसे इसको लिमिट करा जा सकता है, कैसे इसे बढ़ने ना दिया जाए, क्या क्या प्रिकॉशन ली जाए, कैसे कैसे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको कारण क्या है ये कहना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत सी बार इडियोपैथिक दिखता है। तो इसका ट्रीटमेंट का विकल्प क्या है लोगों के पास? देखिए, ट्रीटमेंट में बहुत सी बार इसमें एलोपैथिक में स्टीरॉयड देते हैं, स्टीरॉयड के ऑल्टरनेट हम जो मेडिसिन देते हैं उससे भी किडनी के फंक्शन को रिजुवेनेट किया जा सकता है।
ताकि स्टीरॉयड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे। रिकरेंट हो जाता है, आपने स्टीरॉयड बंद किए, फिर दोबारा से वो स्टीरॉयड आपका दोबारा से प्रोटीन आने लग जाता है, फिर दोबारा से स्टीरॉयड चाहिए होते हैं, फिर दोबारा प्रोटीन आता है। इस तरीके से ये एक साइकिल की तरह डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये रिकरेंट ना रहे और ये चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो, उसके लिए हमारे मेन प्रायोरिटी रहती है कि आप स्टीरॉयड पर निर्भरता ना रखें। स्टीरॉयड के अपने आप में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार बच्चे का वेट गेन हो जाता है, हेल्दी हो जाता है एकदम से स्टीरॉयड लेने से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे थोड़े अलग से दिखते हैं, पता चल जाता है कि शायद इसको नेफ्रोटिक होगा। ये ज़रूरी है कि रिकरेंट जो कोर्सेज हो रहे हैं उसके अंदर वो ना हो, और उसके लिए हम इंटरवेन करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेने से किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने से ये काफ़ी हद तक सेल्फ लिमिट होने की चांसेस हैं, इसमें सेल्फ लिमिट हो जाए। लेकिन ये उन्हीं केसेस में जिनका रिकरेंट हो रहा हो। अगर आपका सेल्फ लिमिट अपने आप होता है 80-90% केसेस में, इसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी प्रकार की, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो। लेकिन अगर एलोपैथी से स्टीरॉयड से भी ठीक नहीं हो रहा तो इसमें आयुर्वेदिक का इंटरवेंशन किया जा सकता है, ताकि स्टीरॉयड पर डिपेंडेंसी लंबे समय तक ना हो। बहुत सी बार स्टीरॉयड से ठीक हो जाता है, एलोपैथी में नहीं हो रहा तो डिपेंडेंसी ना हो, तो इंटरवेन करके हम उसको रिकरेंट ना हो, उस पर हम हमारा रोल हो सकता है बहुत अच्छा है। आयुर्वेद का रोल बहुत अच्छा है। तो आपने प्रिकॉशंस मेजर के बारे में बात किया, तो उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है भी तो? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर है किसी बच्चे को तो बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखना है, खाने पीने का सही टाइम पे खाना पीना करना है, ताकि जो भी चीज़ किडनी पे दबाव ना डाले, हमें वही सब करनी है। किडनी पे दबाव कैसे आ सकता है? फिजी ड्रिंक को अवॉइड किया जाए, जंक को अवॉइड किया जाए। बच्चों को बहुत बार मन करता है सब चीज़ें खाने का, तो वो सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें अगर ध्यान रखी जाए तो किडनी पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आएगा। दबाव ना आए उसी का ध्यान रखना है। पानी को बैठ के पीना है, सिप सिप करके पीना है, खड़े होकर नहीं पीना, घूट घूट पीना है, बॉटल से पीना अवॉइड करना है, ग्लास से पीना है। ये बेसिक चीज़ों का अगर हम सभी से उसमें ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी हद तक सेल्फ लिमिट हो जाएगा। ओके, और अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट हैं इसके लिए? देखिए, प्रोटीन का टेस्ट होता है, इसमें आप करा सकते हैं। प्रोटीन देख सकते हैं कितना वॉश आउट हो रहा है। 1+, 2+, 3+ की रेंज में जो हम लैब से टेस्ट कराते हैं उसमें होता है 30 mg, 100 mg 2+ होता है, देन 300 mg जो होता है वो 3+ होता है। तो ऑलमोस्ट 1+ एंड 3+ में 10 टाइम्स का डिफरेंस हो जाता है प्रोटीन में। तो बहुत सी बार लगता है 1+ है 2+ है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं पेशेंट्स। बट 3+ इज़ वेरी हाई, 4+ इज़ अगेन वेरी वेरी हाई। तो ये ज़रूरी है कि मिनिमम प्रोटीन रहे। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक आउट होता है तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बॉडी में, तो प्रोटीन के सारे उस कारण से फंक्शन डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि क्या इसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है शरीर में? देखिए, वीकनेस आ जाती है और बहुत सी बार स्टीरॉयड के हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब लंबे समय तक स्टीरॉयड लेते हैं, क्योंकि लेने पड़ते हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो रहे तो उसमें जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेट बड़ा फूल जाता है बच्चे का, और स्वेलिंग आँखों के नीचे, आँखें धंस जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम इसको जितना हो सके स्टीरॉयड पर डिपेंडेंसी कम से कम रखें। सेल्फ लिमिट अपने आप हो रहा है, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है स्टीरॉयड पर डिपेंडेंसी ना के बराबर रखी जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपके पास भी कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं और वो परमानेंटली ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जी बिल्कुल, पेशेंट्स आते हैं इस तरीके के नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों के जिनका स्टीरॉयड पर डिपेंडेंसी के बाद भी ठीक नहीं हो रहा होता, और उन सब केसेस में उन पर निर्भरता कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बंदे का एक स्टीरॉयड का कोर्स ख़त्म हुआ, उसके बाद वो 15 दिन के बाद उसका रिकरेंट हो रहा था। अब मेडिसिन के साथ साथ वो धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, 25 दिन के बाद रिकरेंट होता है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो रिकरेंट होना धीरे धीरे कम करके बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि वो स्टीरॉयड पर अल्टीमेटली डिपेंडेंसी उसकी हट जाती है। जनरली क्रोनिक केसेस आते हैं जो सब जगह से ना, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनको रिलीफ नहीं मिलता, वो हमारे पास केसेस आते हैं। उन सब केसेस में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आने की संभावना रहती है बहुत अच्छी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लेकर, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।